बेसिक। हेलो एवरीबॉडी, आई होप तुम लोगों ने अभी तक के सारे पार्ट्स को देखा है। पहले मेरा हमेशा ये सजेशन होता है, जो देखा है वीडियो उसको रिवाइज़ करो, जंप मत करो नए नए टॉपिक्स के ऊपर कि दीदी एक बार में सारा 5-6 लेक्चर देखते हैं और फिर कंप्लीट होते हैं। इट इज़ गोइंग टू गेट अ लिटिल हैवी। लेकिन जितना हैवी पोर्शन था जो मेन समझाने वाला था वो मैंने कर दिया। गुड्स का क्लासिफिकेशन ही लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, जो कि मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों ने बेसिकली पहला जो तुम लोगों का वीडियो था वो एक काइंड ऑफ इंट्रो था मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले का। सेकेंड लेक्चर से हम लोगों ने गुड्स का क्लासिफिकेशन वगैरह करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने तुम्हारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब करना सीखा। अब आता है हम लोगों का मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी और जोग्राफिक, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल टेरिटरी। ये भी तुम बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक ये लेक्चर जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग इस बेसिक बात को समझ गए तो इससे रिलेटेड कोई भी MCQ आए तुम उसको हैंडल कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से, कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया ये है, पहले जितना भी देखा है वो एकदम अच्छे से दिमाग में रजिस्टर कर लियो और तब यहाँ पे आयो। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि अगर तुम बार बार नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते रहोगे और प्रीवियस टॉपिक्स को बहुत ढंग से, बहुत डेप्थ के साथ नहीं पढ़े होगे तो डिफ़िकल्टी तो होगा। ठीक है, सो इट्स बेटर कि अगर नहीं रिवाइज़ किए हो तो एक बार वीडियो पॉज कर दो, आज पढ़ना रहने दो, आज रिविज़न कर लो, आज रिविज़न कर लो, फिर तुम कल आके ये टॉपिक को देख लेना। ठीक है, चलो। मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी एंड जोग्राफिक या पॉलिटिकल टेरिटरी, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि जोग्राफिक या फिर पॉलिटिकल टेरिटरी होता क्या है। जोग्राफिक या फिर पॉलिटिकल टेरिटरी बोलते किसको है, क्या लगता है तुमको? जोग्राफिक पॉलिटिकल दोनों शब्द अगर यूज़ किए जा रहे हैं तो लगभग सेम समझो। बेसिकली इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री, इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री जो है, मैप में इंडिया का जो बाउंड्री देखते हो उसी को हम लोग जोग्राफिक या पॉलिटिकल टेरिटरी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कुछ वाटर्स पे भी हर कंट्री का, अगर उसके सामने ओशन पड़ा है तो पूरा ओशन तो नहीं हो जाएगा। हालांकि इंडिया के नीचे के ओशन को हम लोग इंडियन ओशन बोलते हैं, बट दैट डजंट मीन कि पूरा का पूरा ओशन ही हमारा हो गया। करेक्ट? तो इंडिया का पूरा जो लैंड मास है वो तो इंडिया का है ही, वो इंडिया का पॉलिटिकल या जोग्राफिक टेरिटरी है। प्लस कुछ हिस्से का पानी भी हमारे कंट्रोल में है। सो मैं यहाँ पे एक रफ़ इंडिया का स्केच ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स प्लीज़ तुम लोग हंसो मत। ठीक है, रफ़ इंडिया का स्केच ड्रॉ कर रही हूँ, एक बात समझाना है इसलिए। ठीक है, सो ऑफ कोर्स कोई नीचे आके नहीं बोलेगा दीदी आपने ऐसा कैसे ड्रॉ कर दिया। समझाने का इरादा है और कुछ नहीं, और छोटा बनाई हुई जानबूझ के, वरना नीचे वाला पोर्शन शायद आएगा नहीं। तो ये सब तो इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री है ही, ये सब इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री। हालांकि इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान अपना क्लेम करता है, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इधर से भी कुछ हिस्सा चाइना क्लेम करता है ना, अक्साई चिन बोलते हैं। वो सब कॉम्प्लेक्सिटी को अभी हटाएंगे, हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ये जो है ये इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री है लैंड के ऊपर। लेकिन तुम लोग को अगर नहीं पता, बता दें, यहाँ पे तो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी का कुछ सेगमेंट, यानी मान लो यहाँ तक, यानी इंडिया का ये पूरा का पूरा लैंड मास तो है ही, प्लस वाटर्स का भी कुछ हिस्सा, ये भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है। कहने का मतलब अगर इस यहाँ तक कोई शिप घुस आया तो हम मान लेंगे कि वो इंडिया में घुस गया है। हालांकि वो इंडिया के ज़मीन पे नहीं आया है, लेकिन US का कोई शिप, मान लो कोई फॉरेन कंट्री का शिप, अगर हमारे कोई भी शिप या फिर कोई भी वाटर व्हीकल अगर वो इंडिया के इन वाटर्स में आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि वो इंडिया के अंदर आ चुका है। भले ही वो इंडिया की ज़मीन पे कदम नहीं रखा है, लेकिन वो इंडिया के वाटर्स पे कदम रख दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं अगर बोलूँ तो इसको हम लोग मेजर करते हैं नॉटिकल माइल्स में। ज़मीन को हम लोग किलोमीटर, माइल्स वगैरह इन सब में मेजर करते हैं। वाटर के डिस्टेंस को हम लोग नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं, बट उतना डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, तो तुम लोग बोलोगे कि हमारा लैंड का बाउंड्री प्लस
हमारा वाटर बाउंड्री। मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर कोई शिप यहाँ है, यहाँ, क्या ये शिप इंडिया के अंदर है हम लोग बोल पाएंगे? नहीं, क्योंकि दीदी ये शिप जो है ये इंडिया का जो वाटर का कंट्रोल है उसके बाहर है। ये जो वाटर्स है ना, ये किसी देश का नहीं है, इसको इंटरनेशनल वाटर्स हम लोग बोल सकते हैं। ये इंटरनेशनल वाटर है, ये किसी के अंडर नहीं आता, लेकिन ये वाटर जो है ये हमारा कंट्रोल में है, ठीक है। सो ये हमारा इंटरनेशनल वाटर है, दिस इज़ माई इंटरनेशनल वाटर। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। ये जो इंटरनेशनल वाटर है, अगर इसमें कोई शिप तैर रहा है तो हम लोग ये नहीं कह देंगे कि ये इंडिया में आ गया है, लेकिन अगर वहीं पे यहाँ कहीं आ जाए, यहाँ कहीं आ जाए, यहाँ कहीं आ जाए, तो हम मान लेंगे कि वो इंडिया के अंदर शिप आ चुका है। जस्ट समझाने के इरादे से बोल रही हूँ। तो इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री यानी हमारा लैंड बाउंड्री और हमारा वाटर बाउंड्री, ठीक है, ये याद रखोगे। तो इसमें तो कुछ डिफ़िकल्टी नहीं था। अब यहाँ पे तुम लोग को मेन मुद्दा समझना है हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी, या इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। तो देखो, शब्द कहीं पे अगर पढ़ोगे ज्योग्राफिक या पॉलिटिकल टेरिटरी तो इसका मतलब ये है, बट हम इकोनॉमिक्स में खास करके नेशनल इनकम जैसे चैप्टर में, पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में सच बताऊँ तो हम लोग डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। हम लोग कभी भी पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल बाउंड्री यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पूरा नेशनल इनकम ही। एटलीस्ट अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो जस्ट शुरू कर रहे हो, उस आधार पे मैं बोलूँ तो पूरा का पूरा तुम समझ लो एक तरीके से, पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम जो टॉपिक डेडिकेटेड है वो पूरा डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी के ऊपर आधारित है। बात समझ में आ गया? तो अब हम लोग डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी किसको बोलते हैं वो समझना चाहते हैं। ये हो गया, लेट अस गो। अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। इसमें ना सबसे पहले हम लोग का पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल टेरिटरी ले लो। यानी क्या करना है, जो भी हम लोग का पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल टेरिटरी है वो तुमको ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल समझो इस चीज़ को, ठीक है, ये इंडिया कैसा मैं मैप बना रही हूँ। ये जो इंडिया का हम लोगों ने ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल टेरिटरी लिया वो पूरा का पूरा तुम लोग को लेना है डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी में। बट नाउ यू हैव टू टेक समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो, कुछ एक्स्ट्रा लेना है और कुछ चीज़ों को हटाना है। तो मतलब अब समझो, हम लोग अब फिल्टर करने का प्रोसेस शुरू कर देंगे। क्या करेंगे ज़रा सुनो। तुमको अगर नहीं पता तो मैं एक टर्म बोल रही हूँ, ठीक है, अभी लिखना मत, लिखवाऊंगी बाद में, पहले समझ लेना। जिसको बोलते हैं एनक्लेव, जिनको बोलते हैं एनक्लेव। एनक्लेव कुछ भी नहीं होता। एनक्लेव माने होता है, समझना, पहले लिखना मत प्लीज़। एनक्लेव माने होता है कि अगर कोई फॉरेन ज़मीन है, फॉरेन ज़मीन है और उस पर मान लो इंडिया का एक इलाका है, इंडिया के सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड एक इलाका है, पूरा आसपास किससे घिरा हुआ है, फॉरेन ज़मीन से। एनक्लेव्ड माने पूरा का पूरा इंसर्कल्ड है, पूरा बाउंड्री बना हुआ है किसका, फॉरेन किसी कंट्री का, और बीच में या फिर कहीं पे भी यहाँ पे इंडियन सरकार का कंट्रोल वाला इलाका है। तो फिर हम लोग इसको बुलाते हैं एनक्लेव। क्या बुलाएंगे, एनक्लेव। एनक्लेव कुछ भी नहीं। फॉर एग्जांपल यूएस के ज़मीन के ऊपर, यूएस है, यूएस में एक जगह है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, मान लो उसमें एक हमारे सरकार का एक कंट्रोल्ड इलाका है, सो दैट इज़ नोन एज एन एनक्लेव। फिर मान लो हमारा चाइना में कोई एक इलाका है जो हमारे कंट्रोल में है, तो वो क्या कहलाएगा, वो एनक्लेव कहलाएगा, इंडियन एनक्लेव कहलाएगा। जापान में ऐसा ही कुछ है तो वो इंडियन एनक्लेव कहलाएगा। यानी एनक्लेव का मतलब ही यही होता है कि ज़मीन हमारे देश का नहीं है, लेकिन अगर हमारे देश का सरकार अगर उस हिस्से को कंट्रोल कर रहा है, उसके कुछ इलाके को, तो वो हमारा एनक्लेव कहलाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा समझो क्यों ये बोल रही हूँ। ये वैरायटी का हो सकता है। इसका एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं एम्बेसी, तुम लोग सुने भी होंगे। एम्बेसी क्या होता है, ये एम्बेसी वो सरकार के द्वारा ओन्ड बॉडीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से ही समझाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। इंडिया का एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, मतलब मान लो ये ज़मीन यूएसए का है
और यूएसए के ज़मीन पे इंडिया का ये एक एम्बेसी एग्जिस्ट करता है, इंडियन एम्बेसी। एम्बेसी का काम क्या होता है, तुम लोग नाम सुने होगे बहुत सारे लोग। बेसिकली वीज़ाज़ वगैरह, जब कोई इंडियन यूएस जाना चाहता है तो वीज़ा वगैरह लगेगा। फिर अगर अमेरिकन इंडिया आना चाहता है वीज़ा वगैरह लगेगा। तो वीज़ा से रिलेटेड काम धंधा, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ अमेरिका में जितने भी इंडियंस रह रहे हैं उनको काइंड ऑफ एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो कहाँ जाएंगे, हमारे सरकार का तो हेल्प वहाँ डायरेक्टली पहुँचेगा नहीं। तो सरकार ने काइंड ऑफ एक अपना दूसरा हाथ खोल दिया है यूएसए के अंदर ही, कि जिसको ज़रूरत पड़ेगा वो यहाँ पे आके अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता है, कोई भी इंडियन। ठीक है, उस हिसाब से यूएसए से हमें बात करना है तो हम अगर यूएसए से बात करना चाहते हैं, हम मतलब सरकार यूएस के गवर्नमेंट से बात करना चाहता है, ट्रेड से रिलेटेड कुछ बातचीत होगा, तो फिर यहाँ पे एम्बेसी में बैठे हमारे इंडिया से भेजे हुए फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, ये बैठ के यहाँ पे बातचीत करते हैं। और ये सिर्फ यूएस में नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ, मतलब दीदी इसका भी पढ़ाई होता है, बिल्कुल। यूपीएससी में एक एग्ज़ाम होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तुम वो एग्ज़ाम दे के उसको पास करके ट्रेनिंग लेके डेफिनेटली तुम बन सकते हो। बट इट डजंट मीन कि बार बार तुमको यूएस का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तुमको एक पिछड़ा से पिछड़ा इलाके का भी एम्बेसी में जाना पड़ सकता है। मतलब अफ्रीका में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ जाना पड़ रहा है, और अफ्रीका मतलब पूरा अफ्रीका गरीब नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ गरीब जो है उस हिस्से में जाना पड़ गया। बट एनीवेज, व्हाट इज़ एन एम्बेसी, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ, बेसिकली पहले तो एनक्लेव क्या होता है, एनक्लेव बड़ा टर्म है, उसी के अंदर एम्बेसी आता है। एनक्लेव माने जैसे इंडियन एनक्लेव क्या होगा, अगर इंडिया का सरकार के द्वारा कोई कंट्रोल्ड इलाका किसी फॉरेन टेरिटरी में एग्जिस्ट करता है, फॉरेन पॉलिटिकल बाउंड्री में एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे इंडियन एनक्लेव। ये एम्बेसी हो सकता है। तुम जानते हो कि दीदी, मतलब आप बोल रही हैं कि यूएसए के इस इलाके में इंडिया का ये एम्बेसी है, जिसको भी वीज़ा का ज़रूरत पड़ेगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे जाके बातचीत कर सकता है कोई भी इंडियन। बट दीदी अब एक ही अगर मतलब इतने बड़े देश में अगर एक ही एम्बेसी होगा तो फिर ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को अर्जेंटली बात करना है कुछ भी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डेफिनेटली। इसीलिए जैसे एक बड़ा बैंक होता है ना, लेकिन उस बैंक के काफ़ी ब्रांचेस होते हैं जो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही इस एम्बेसी के बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हो सकते हैं जो ये छोटे छोटे होंगे। इनको बुलाया जाता है कॉन्सुलेट्स। क्या बुलाया जाता है? कॉन्सुलेट्स। इनके डेफिनेटली कुछ स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं, इनका कुछ स्पेशल काम भी होता है, बट हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो कॉन्सुलेट्स होते हैं, मतलब एम्बेसी के ही तुम बोल सकते हो ब्रांचेस, कॉन्सुलेट्स कहेंगे। ये सारे पीसफुल होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कब्जा लिया है यूएस का कोई ज़मीन, ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग, हमारे सरकार ने और यूएस के गवर्नमेंट ने आपस में बातचीत करके ये सेटअप किया है। कल को जैसे समझना, अभी मैं बाद में आती हूँ उस पर, तो ये समझे तो ये बहुत पीसफुल तरीके से सेटअप किया गया है, लेकिन वायलेंट तरीके से भी सेटअप किया जा सकता है। यूएसए काफ़ी, तुम पढ़ोगे काफ़ी सारे कंट्रीज़ के बारे में पढ़ोगे जहाँ पे यूएसए ने अपने मिलिट्री बेसेस बिठा के रखे हैं। मिलिट्री बेसिस का मतलब होता है पहले यूएसए उस देश के साथ वॉर करता है और फिर वॉर के दौरान जिन एरिया में को कैप्चर करता है वहाँ यूएसए अपना पूरा आर्मी मेंटेन करता है। ऐसा भी होता है। तो जैसे इंडिया ने तो ऐसा, मुझे नहीं पता इंडिया का कोई मिलिट्री बेस कहीं पे है या नहीं, बट मान लो अगर है तो मान लो किसी फॉरेन का ज़मीन है और इंडिया ने मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर दिया है, तो ये भी हमारे सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड है, तो ये भी हमारे सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड है ना। तो ये भी एक एनक्लेव का टाइप है। तो देखो, एनक्लेव का एक टाइप है एम्बेसी, उसी के ब्रांचेस हैं कॉन्सुलेट्स वगैरह, और एनक्लेव का एक दूसरा वायलेंट टाइप जो है वो है मिलिट्री बेसिस। दीदी इसको आप एनक्लेव क्यों बोले? क्योंकि एनक्लेव का डेफिनेशन क्या था, किसी फॉरेन कंट्री में हमारा कोई गवर्नमेंट का ओन्ड इलाका है, मतलब हमारे गवर्नमेंट का ओन्ड इलाका अगर फॉरेन टेरिटरी से घिरा हुआ है तो उसको एनक्लेव बोलेंगे। मिलिट्री बेसिस भी ऐसे ही होते हैं, आसपास पूरा फॉरेन कंट्री का इलाका है और हमारा बीच में अपना कंट्रोल है। दैट इज़ व्हाट एनक्लेव इज। तुमको लग रहा होगा ये सब आप क्यों बताएं, इसीलिए बताएं, अब ध्यान से सुनना। जब तुम डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी कैलकुलेट करोगे तो उसमें तुमको पॉलिटिकल बाउंड्री तो लेना ही है, ये हम लोग का लैंड का एरिया, ये हम लोग का पानी का एरिया, ये सब तो लेना ही है। इसके अलावा और भी कुछ लेना है, फिल्टर का प्रोसेस मैंने बोला ना। इसके अलावा अगर फॉरेन ज़मीन पे, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लिखना है, किसी फॉरेन, ठीक है, टेरिटरी में
फॉरेन पॉलिटिकल टेरिटरी जो उसके देश का इलाका है, अगर उसमें हमारा कोई एनक्लेव एग्जिस्ट करता है, मान लो ये कोई फॉरेन पॉलिटिकल टेरिटरी है, उसमें हमारा कोई एनक्लेव एग्जिस्ट करता है, एनक्लेव माने एम्बेसी हो सकता है, एनक्लेव माने कॉन्सुलेट्स हो सकता है, एनक्लेव माने मिलिट्री बेस हो सकता है, ये सब है तो फॉरेन पॉलिटिकल टेरिटरी में, बट फिर भी ये हमारा डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगा। ट्रिकी लगता है लेकिन इसको याद करो, है ये फॉरेन के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, है ना, यूएस का बाउंड्री है सपोज, लेकिन मतलब ये यूएस का पॉलिटिकल टेरिटरी है। ध्यान से सुनो, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ये मेरा पॉलिटिकल बाउंड्री है, ये यूएस का पॉलिटिकल बाउंड्री है, ठीक है, लेकिन मैं पॉलिटिकल बाउंड्री से हट के एक नया कॉन्सेप्ट पे जा रही हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है? डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का। ये क्या कहता है? जो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री है वो तो रहेगा ही, उसके साथ अगर दूसरे देश के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हमारा कोई इनक्लेव पड़ा हुआ है उसको भी आप जोड़ो, वो भी हमारे डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। तो हमारा इंडियन इनक्लेव, ठीक है, जिसमें आता है हमारा एम्बेसी, जिसमें आते हैं हमारे कॉन्सुलेट्स, जिसमें हमारे आते हैं मिलिट्री बेसिस, ये भले ही हैं तो ये किसी और देश के पॉलिटिकल बाउंड्री में, बट ये बिकॉज हमारा सरकार इनको कंट्रोल करता है तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी या पॉलिटिकल टेरिटरी का पार्ट बने, सॉरी, ये हमारे डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। करेक्ट है। अभी सुनो, कहानी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर इंडिया का कोई एरोप्लेन है जो बाहर उड़ रहा है, अब तुम बताओ, इंडिया का एरोप्लेन है, इंडियन पायलट चला रहा है, सारे स्टाफ मेंबर्स उस प्लेन के अंदर, एयर हॉस्टेस वगैरह सब इंडियंस हैं, पैसेंजर कोई भी हो सकता है, दैट्स नॉट माई कंसर्न। वो प्लेन इंडिया का है, मतलब वो प्लेन इंडियन गवर्नमेंट ओन करता है या जो भी है, और जो उस प्लेन को चला रहा है वो भी इंडियन पायलट, ये सब है, ठीक है। तो मैं पूछ रही हूँ, ये एरोप्लेन ऐसा नहीं दिखता, बट मैं क्या बनाऊँ अब इसको, मैं टाइम वेस्ट इसमें क्यों करो, समझने के लिए समझो। ये इंडियन एरोप्लेन उड़ रहा है चाइना के ऊपर, मतलब ये देखा जाए तो चाइना के टेरिटरी में उड़ रहा है। तो ये एरोप्लेन, ये इंडिया में जब था, है ना, ये रनवे पे इंडिया पे खड़ा था, तब क्या था ये? तब तो ये इंडिया के टेरिटरी में ही था, लेकिन जब ये उड़ के चाइना के ऊपर जा रहा है तो ये तो है तो टेक्निकली चाइना के टेरिटरी के ऊपर, बट हम लोग बोलेंगे कि ये बिकॉज इंडियन सरकार इसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि देखो, ऐसे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये एरोप्लेन, क्योंकि ये मूवेबल है, ये इधर से उधर जाता है, तो ये चाइना क्रॉस करेगा, कभी ये जापान क्रॉस करेगा, तो आप कैसे इसको किसी भी टेरिटरी के हिसाब से बताएंगे, है ना। चाइना नहीं बोल सकते कि मेरा टेरिटरी, क्योंकि ये तो उड़ के जापान में भी जाएगा। इसीलिए जो बेटर तरीका है इसको कहने का वो ये होता है कि कोई भी मूवेबल चीज़, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, जैसे अभी एरोप्लेन का इसी को अभी शिप्स का बताती हूँ। जैसे एरोप्लेन है, ये भले ही कहीं भी किसी भी फॉरेन टेरिटरी में उड़ रहा हो, ये मेरे ही देश का डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। तो हमारे देश का इंडियन एरोप्लेन भी हमारे देश के इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग राइट में ही ऐड कर सकते हो, मैं नीचे कर रही हूँ। इंडियन एरोप्लेन्स, ठीक है, इंडियन एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी, ठीक है, ये हो गया। और रुको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दीदी, कितना कुछ है, रुको ना, पहले मेरे पास जगह नहीं है, देख रहे हो तुम लोग, आई होप लिख रहे हो, एक के बाद एक लिखना या जो भी करना, ठीक है। मेक श्योर यू राइट ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सब ऐड होगा। क्या करना है? डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी लेने के लिए आपको पॉलिटिकल टेरिटरी लेना है, और हमारे इनक्लेव जो फॉरेन ज़मीनों पे हैं उसको ले लो, हमारे एरोप्लेन जो फॉरेन टेरिटरी पे उड़ रहे हैं उनको ले लो। इतना ही नहीं, हमारे शिप्स जो हैं इंटरनेशनल पानी में, देखो हमारा शिप दो जगह हो सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर यहाँ है हमारा शिप, तब तो ये ऑलरेडी हमारे पॉलिटिकल टेरिटरी में आ रहा है, क्योंकि ये पानी तो मेरा ही पॉलिटिकल टेरिटरी है। तो इससे रिलेटेड मेरे को बातचीत नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पॉलिटिकल टेरिटरी में है। बट बात एक्स्ट्रा ये करना है कि अगर कोई शिप फॉरेन के पानी में उड़ रहा है, फॉरेन माने इंटरनेशनल वाटर्स में उड़ रहा है,
तो वो मेरा ही देश का ओन्ड शिप है। शिप बोल रहा हूँ, मिलिट्री शिप्स बोल लो, जो भी बोलना है हमारे, नेवल शिप्स बोलो, जो भी बोलना है, ये जितने भी शिप्स हैं ये है तो इंटरनेशनल पानी में, बट बिकॉज ये हमारे शिप्स हैं तो इनको भी हमको लेना है। सो प्लस इंडियन शिप्स इन इंटरनेशनल वाटर्स, ये लेना है। और क्या दीदी, और लास्ट चीज़ सुन लो, शिप्स के अलावा ऑयल रिग्स जानते हो, बड़े बड़े, ये बहुत बड़े शिप्स या बोल सकते हो ये बहुत बड़े वेसल्स होते हैं जो कि ओशन के फ्लोर से पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है ऐसा बोल दो। तो ये बेसिकली मान लो, हाँ यहाँ पे मान लो ये हमारा ऑयल रिग है, ऑयल रिग बोलते हैं इसको। तो ये है तो हमारे ही देश का कंट्रोल, तो ये भी इंडिया के टेरिटरी में आएगा। सो ऑयल रिग्स और वेसल्स इन इंटरनेशनल वाटर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको पहले लिखो, ठीक है। तो क्या क्या लेना है ज़रा सुनो, मैं बोल रही हूँ हमारा देश का पॉलिटिकल बाउंड्री ले लो, उसके बाद जितने भी फॉरेन कंट्री के अंदर हमारे इनक्लेव्स हैं उनको लेना है आपको। अगर हमारा एरोप्लेन बाहर के फॉरेन टेरिटरी में उड़ रहा है उसको भी लेना है। अगर ये फॉरेन कंट्री, ठीक है, इसमें हमारा इंडियन इनक्लेव है उसको लेना है। अगर हमारा कोई शिप इंटरनेशनल वाटर्स में है तो भी उसको लेना है। हमारा ऑयल रिग इंटरनेशनल वाटर्स में है उसको भी लेना है। अब देखो, ले तो लिए, अब कुछ कुछ हटाना भी पड़ेगा। तुमने जैसे ऐसे उठ के कहा कि दीदी फॉरेन ज़मीन पे हमारा इंडियन एम्बेसी है तो उसको लेना है, वैसे ही तो यूएस भी बोल सकता है। यूएस भी बोल सकता है कि इंडिया के ज़मीन पे मेरा इनक्लेव पड़ा हुआ है, यूएस का इनक्लेव है, इसको लिखती हूँ फॉरेन इनक्लेव। माने यूएस ने अपना एम्बेसी बिठाया हुआ है। यूएस के भी तो बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, उनके लिए यूएस ने अपना कॉन्सुलेट्स बिठाया हुआ है, यही एम्बेसी बहुत सारे ब्रांचेस खोल रखा है। यूएस ने अपना मान लो मिलिट्री बेस बना के रखा है। ये भी तो यूएसए भी तो बोलेगा कि ये मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी है, बिल्कुल। तो इसीलिए ये सब कर लिए ना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मिटाऊंगी, तुम लोग मिटाओगे नहीं कुछ भी। इसके बाद तुम लोग लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे या जो भी करना है, ठीक है, उसको लिखना। अब क्या करना है इसमें, अब तुम लोग को माइनस करना है। किस चीज़ को माइनस करना है? यूएस का, देखो प्लीज़ समझो, ये जो फॉरेन एम्बेसी है, यूएस का एम्बेसी मेरे देश में, ये टेक्निकली मेरे पॉलिटिकल बाउंड्री में आ चुका है, बट आना नहीं चाहिए। ये मेरे पॉलिटिकल बाउंड्री में है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ज़मीन के अंदर आता है। बट जब मैं डोमेस्टिक टेरिटरी निकाल रही हूँ, मैं रिफाइनिंग फिल्टरिंग करती हूँ, तो ये फॉरेन के एम्बेसी मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, समझे? तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अपने एम्बेसी तो जोड़ रहे हैं, लेकिन फॉरेन का एम्बेसी अगर मेरे देश में तो वो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, फॉरेन इनक्लेव बोल दें, फॉरेन इनक्लेव्स इन इंडिया, इसको हटाएं। दीदी उसी प्रकार से फॉरेन कोई एरोप्लेन इंडिया के ज़मीन के ऊपर उड़ रहा है, दुबई का एरोप्लेन उड़ रहा है, अमेरिका का एरोप्लेन उड़ रहा है, तो फॉरेन एरोप्लेन जो है ये बेसिकली उड़ तो मेरे ज़मीन पे रहा है, यानी कि ये मेरे पॉलिटिकल टेरिटरी में तो है, बट ये मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग नहीं लेंगे। तो फॉरेन एरोप्लेन इन इंडियन टेरिटरी। सिमिलरली दीदी शिप्स, अब ध्यान से देखना, ये मेरा पॉलिटिकल बाउंड्री है, मेरे पॉलिटिकल बाउंड्री में अमेरिका का शिप है, फॉरेन शिप है, मेरे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अमेरिका का ऑयल रिग एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट मान लो, ठीक है, तो वो सब हमको हटाना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी अमेरिकन, मैं अमेरिका बारे में बोल रही हूँ, बट इट कैन बी ट्रू फॉर एनी फॉरेन कंट्री का बात कर रही हूँ मैं। तो अमेरिका का अगर फॉरेन एरोप्लेन है वो हटाओ, अमेरिका का अगर शिप्स एग्जिस्ट करता है हमारे टेरिटरी में वो हटाओ, हमारे टेरिटरी में ऑयल रिग्स एग्जिस्ट करता है वो हटाओ। तो शिप्स या ऑयल रिग्स ऑफ फॉरेन कंट्री
इन माई टेरिटरी, इन इंडियन टेरिटरी, ये भी हटाओ। तो देखिए हम लोग रिफाइनिंग किए, किस चीज़ का रिफाइनिंग किया? हम लोग बोले कि पहले पॉलिटिकल टेरिटरी ले लो, फिर जितने भी हमारे सरकार के द्वारा ओन्ड इनक्लेव्स हैं उनको ले लो, बाहर के देश में ही हो बट वो हमारे इनक्लेव्स हैं, लो उनको। हमारे एरोप्लेन्स बाहर हैं तो उनको लो, हमारे शिप्स बाहर हैं उनको लो, हमारे ऑयल वेसल्स बाहर हैं उनको लो। उसी तरीके से अब सब्ट्रैक्ट करना है, जितने भी फॉरेन कंट्री के इनक्लेव्स मेरे देश में उनको हटाओ, जितने भी फॉरेन एरोप्लेन्स मेरे देश में उड़ रहे हैं उनको हटाओ, जितने भी शिप्स मेरे देश, फॉरेन देश के शिप्स मेरे पॉलिटिकल टेरिटरी में उनको हटाओ, जितने भी ऑयल वेसल्स मेरे पॉलिटिकल टेरिटरी में उनको हटाओ। वो जो रिफ़ाइन करने के बाद तुमको इलाका मिला, वो रिफ़ाइन करने के बाद जो इलाका बचा वही कहलाता है डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी। बात समझ में आया? उसी को बोलते हैं डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। तो क्या डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी और जोग्राफिक या फिर पॉलिटिकल टेरिटरी सेम बात है? बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ जोग्राफिक या पॉलिटिकल बाउंड्री में आप सिर्फ ये ध्यान देती है कि ये मेरे इंडिया का ज़मीन है और ये मेरा पॉलिटिकल बाउंड्री है, वहीं पे डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी में आप ये सवाल करती हैं कि मेरे सरकार के द्वारा ओन्ड रीजन्स क्या क्या है। तो मेरे सरकार के द्वारा मेरे पॉलिटिकल बाउंड्री का बहुत हिस्सा जो फॉरेन गवर्नमेंट के अंदर आता है वो मेरा ओन्ड नहीं है, तो वो हटाना पड़ेगा। और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में मेरे सरकार के ओन्ड रीजन्स आते हैं, उनको शामिल करना पड़ेगा। ये रिफाइनिंग करने के बाद जो तुमको मिलता है वो है डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी। करेक्ट? ठीक है। तो हम लोग इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस के थ्रू एटलीस्ट 10 कर लेते हैं, इसके थ्रू तुम लोगों का बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। लेट अस डू दैट। इनमें से कौन सा इंडिया के टेरिटरी का हिस्सा है? देखो ये समझने का कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे मुझे पता है मैं एक बार हट जाती हूँ, तो पहले इसको नोट डाउन करो। फर्स्ट नोट दिस डाउन। मैं बोली थी 10, लेकिन मैं संदीप गर्ग बोल के जो बुक है उसको फॉलो कर रही हूँ। तो इसके अंदर 9 दिए हुए हैं अभी, बाकी मैं तुम लोगों को दूंगी एज अ होमवर्क, तो तुम लोग अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हो। लेकिन तुम लोग को यहाँ पे देखना है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है? इसको पहले नोट डाउन कर लो। अब मैं ना कुछ बोलने वाली हूँ, आई होप नोट डाउन कर लियो वीडियो पॉज करके। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक बहुत क्लियरली रिमेंबर बोल के लिख रही हूँ, और तुम लोग भी इस बात को लिखो, क्योंकि मैंने देखा है पीपल मेक मिस्टेक्स। क्या रिमेंबर करना है? देखो, इमूवेबल बिल्डिंग्स, ठीक है? 2 तरीके से देखते हैं। एक होता है इमूवेबल बिल्डिंग्स, जो मूव नहीं हो सकता, मूव नहीं हो सकता। इसमें एक आता है एनक्लेव, जो तुम लोग देख चुके हो। एनक्लेव्स के हैं, मिलिट्री बेसिस हैं। बिल्डिंग माने नॉट जस्ट बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं, बिल्डिंग माने कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बनावट, कोई भी ढांचा इमूवेबल है। तो एनक्लेव्स जो होते हैं, एम्बसीज जो होते हैं, जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, ये बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े हाईली सिक्योर्ड बिल्डिंग्स होते हैं ये। तो ये एनक्लेव्स हैं, ये इमूवेबल बिल्डिंग में आते हैं, ठीक है? लेकिन इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है? कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये हुआ। दूसरा इसमें आता है प्राइवेट कंपनीज। तुम बोलोगे दीदी रिलायंस का एक ब्रांच यूएसए में है, तुम बोलोगे दीदी टाटा का एक ब्रांच जर्मनी में है, लेकिन ये सारे प्राइवेट कंपनी है, ये भी इमूवेबल है, क्योंकि इन बिल्डिंग्स को तो मूव नहीं कर सकते। अच्छा, पब्लिक कंपनीज, मान लो सरकार का कोई कंपनी है, होता है ना कि कंपनी के अंदर सरकार का भी एक कंट्रीब्यूशन होता है, सरकार भी उसको ओन कर रहा होता है कि 51% शेयर सरकार के पास है, बाकी प्राइवेट कंपनी के पास है, ठीक है? इस तरीके से सरकार के द्वारा ओन्ड भी होता है। याद रखना, कंपनी भी इमूवेबल बिल्डिंग है। अब मैं कुछ बोल रही हूँ, जितने भी इमूवेबल बिल्डिंग्स हैं उसको मैंने 2 टाइप्स में तोड़ दिया, ठीक है? इसको मैं 2 टाइप्स बोलती हूँ। एक एनक्लेव वाला टाइप है और एक है नॉन एनक्लेव टाइप, जिसमें प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है। बहुत क्लियरली याद रखो, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडियाज़ डोमेस्टिक टेरिटरी। पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं, दिख भी नहीं रहा था, ये रहा, ओके? ये जस्ट लिख रही हूँ, ये हमारा, ये इंडियाज़ डोमेस्टिक टेरिटरी है, यानी ये है फॉरेन टेरिटरी, ठीक है? शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये है फॉरेन कंट्री के अंदर, लेकिन ये है मेरे देश का टेरिटरी, समझा चुकी हूँ।
लेकिन प्राइवेट कंपनी या कोई भी सरकार के द्वारा ओन्ड कंपनी है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है प्रॉफिट कमाना। यहाँ पे काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनक्लेव का काम, इनक्लेव में एम्बेसी वगैरह का काम, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है एम्बेसी, याद रखो, एम्बेसी कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, इनक्लेव्स कोई बिजनेस के लिए नहीं किया जाता है। ये अपना एक स्टैब्लिशमेंट बाहर के देश में किया जा रहा है। ये डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट या पब्लिक कंपनी जिसका एम होता है बिजनेस करना। ये भी इमूवेबल बिल्डिंग है, लेकिन ये हमारे देश का टेरिटरी नहीं है। समझो क्या बोल रहे हो, भले ही इंडिया का कोई कंपनी है, तुम बोलोगे दीदी कंपनी है, ये भी तो एक इमूवेबल बिल्डिंग है, तो ये तो हमारा टेरिटरी हो जाएगा। जैसे इनक्लेव हमारा टेरिटरी हो गया, तो ये कंपनीज़ भी हमारे टेरिटरी हो जाएंगे। नहीं, इसीलिए तो ये ट्रिकी क्वेश्चन में आ जाता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी अगर जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का कोई ब्रांच इंडिया में है, टाटा का कोई ब्रांच रिलायंस का कोई ब्रांच यूएस में है, टाटा का कोई ब्रांच जर्मनी में है, प्लीज़ समझो रिलायंस, टाटा, ये सारे प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर आते हैं। इनफैक्ट सरकार के द्वारा भी चलाया हुआ कोई भी कंपनी हो जिसका मेन मुद्दा पैसा कमाना है, ये कोई इस्टेब्लिशमेंट सरकार नहीं बना रहा है, ये एक पैसा कमाना है। भले ये इमूवेबल बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी ये टेरिटरी, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉट इंडियाज़ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसको बहुत अच्छे से याद रखो, यहीं पे मेन कन्फ्यूजन होता है। क्या बोल रहे हो? अगर इनक्लेव दिख जाए, इनक्लेव में एम्बेसी दिख जाए, कॉन्सुलेट दिख जाए, मिलिट्री बेसिस दिख जाए, आंख बंद करके तुमको बोलना है कि ये हमारा इनक्लेव अगर बाहर है, प्लीज़, अब यहाँ पे भी लोग कन्फ्यूज़ होंगे, हमारा इनक्लेव अगर बाहर है तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है। बाहर वाले देश का कोई इनक्लेव मेरे देश में है तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो उस देश का डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन कोई कंपनी, इंडिया का कोई कंपनी बाहर है तो वो उसका डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो मेरे देश का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। अगर यूएस का कोई कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट करता है तो वो मेरा टेरिटरी कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? मेरे शब्दों को बार बार पकड़ के सुनना, ठीक है? ये मैंने बोल दिया। और मूवेबल में इसको ज़रा नोट डाउन करो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। हाँ, मूवेबल में एनी इंडियन ओन्ड चीज़ होगा तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। मूवेबल में कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। कोई एरोप्लेन का बात कर रहा है, कोई शिप का बात कर रहा है जो इंडिया ओन करता है, तो भले ही वो फॉरेन देश के अंदर हो, वो मेरा देश का डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्योंकि मूवेबल चीज़ें जो होती हैं वो जगह चेंज करती हैं, तो तुम किसी फॉरेन कंट्री के हिसाब से उसका टेरिटरी नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक पल के लिए चाइना में उड़ रहा है, फिर जापान में उड़ रहा है, तो तुम कैसे बोल दोगे कि चाइना कैसे बोल देगा कि वो मेरा टेरिटरी है, जापान कैसे बोल देगा? तो इसीलिए मूवेबल आइटम्स को हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा टेरिटरी है, हमारे देश का टेरिटरी है। इमूवेबल जो फिक्स्ड आइटम है, जो हिलते डुलते नहीं है, उनमें कन्फ्यूजन आता है। उनमें याद रखना, इनक्लेव्स हमेशा हमारे इनक्लेव्स अगर बाहर हैं तो वो हमारे टेरिटरी हैं, बाहर के देश के इनक्लेव्स मेरे देश में है तो वो मेरे टेरिटरी नहीं है। कोई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी वो मेरा टेरिटरी नहीं है। अगर मेरा कोई प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बाहर है तो वो मेरा टेरिटरी नहीं है। लेकिन अगर कोई यूएसए का फॉरेन कंपनी, यूएसए का कोई कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जापान का कंपनी, वो तो मेरा टेरिटरी है ना। जैसे प्लीज़ समझो इसको क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे हमारे प्राइवेट कंपनीज़ या पब्लिक कंपनीज़ बाहर है तो उसको हम लोग अपना नहीं बना रहे हैं, उसी प्रकार बाहर के देश के कोई प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज़ अगर हमारे देश में है तो वो लोग कैसे उसको अपना बनाएंगे? नहीं बना सकते। सेम लॉजिक। ओके, सो अब पूछ रहा है यहाँ पे, देखो अब तुम लोग आंसर कर पाओगे। बोल रहा है क्वेश्चन है, विच ऑफ देम आर पार्ट ऑफ इंडियाज़ डोमेस्टिक टेरिटरी? इनमें से कौन सा इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा? ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? देखो सबसे पहले एन इंडियन कंपनी इन लंदन। इंडियन कंपनी बोल दिया ना, कंपनी फिक्स्ड आइटम है, इनक्लेव में आएगा कि प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में आएगा? प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। तो ये कंपनी जिस देश का है वो उस देश का टेरिटरी है, मेरे देश का नहीं है, तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, नो लिख देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये भी एक फिक्स्ड बिल्डिंग है, क्या ये इनक्लेव है? माइक्रोसॉफ्ट मान लो यूएस के द्वारा ओन्ड है तो क्या ये इनक्लेव है? नहीं, ये तो एक प्राइवेट कंपनी है। यूएसए का प्राइवेट कंपनी मेरे देश में होगा। जैसे समझो मेरा कंपनी यूएसए में था, मेरा कंपनी लंदन में था,
तो मैंने उसको अपना नहीं बुलाया। उसी तरीके से यूएस का कोई कंपनी मेरे देश में, तो यूएस उसको अपना नहीं बुला लेगा, वो मेरा टेरिटरी है। सो यस, जो कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रिकी होता है ये। कंपनी इन इंडिया, इंडिया में कंपनी है, मैं यहाँ पे दिखाऊँ, इंडिया में ये कंपनी है, लेकिन इसका ओनर कौन है? जापान, जापानीज़, यानी ये जापान का कंपनी है ना, जापान का कंपनी है। तो मैंने क्या बोला, जापान का कंपनी यानी यहाँ, और जापान का कंपनी इंडिया में होगा तो मेरा टेरिटरी है, ठीक है। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन न्यूयॉर्क। अब देखो, रिलायंस हमारे देश का एक कंपनी है, न्यूयॉर्क में एग्जिस्ट करता है, तो क्या ये इनक्लेव है? ये तो एक कंपनी है, ये कंपनी बाहर होगा तो ये जिस देश में, उस देश का टेरिटरी मेरा नहीं है, तो ये मेरा टेरिटरी नहीं है, नॉट इंडियाज़ टेरिटरी, नॉट इंडियाज़ डोमेस्टिक टेरिटरी। अब यहाँ पे देखो, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, कोई फॉरेन बैंक है इंडिया में, उसका ब्रांच है। अरे फॉरेन बैंक भी, प्लीज़ याद रखो इसको, बैंक भी एक कंपनी होता है, बैंक भी प्रॉफिट कमाने के लिए ही खोला गया है। तो फॉरेन बैंक इंडिया में, कोई बाहर के देश का बैंक इंडिया में है, तो वो मेरा टेरिटरी है, तो यस, इट्स माई टेरिटरी, ठीक है। इंडियन एम्बेसी इन जापान। अब यहाँ पे देखो, एम्बेसी आ गया, इंडियन एम्बेसी जापान में हो, हमारा इनक्लेव है वो जापान में है, तो ये डेफिनेटली मेरा टेरिटरी है। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंपनी है, क्या वो एक इनक्लेव है? एक्साइटेड मत हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनक्लेव नहीं है, वो एक कंपनी है, और कंपनी जिस देश में होगा उस देश का टेरिटरी होगा ये, तो ये मेरे देश का टेरिटरी तो नहीं है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया। रशिया का एम्बेसी इंडिया में, रशियन एम्बेसी रशिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, क्या रशिया का एम्बेसी मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी है? बिल्कुल भी नहीं, तो नो। फिर टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। टाटा का एक ओन्ड बिल्डिंग है, अरे भाई ओनर कौन है, बट मुझे फ़र्क क्या पड़ता है, एक प्राइवेट कंपनी का बात हो रहा है, तो ये जिस देश में है उसी देश का टेरिटरी है, मेरे देश का टेरिटरी नहीं है, तो इट्स नॉट माई टेरिटरी। टाटा ने अपना एक बिल्डिंग रेंट कर दिया है गूगल को अमेरिका के अंदर। अरे पापा, कंपनी का बात हो रहा है, तो कंपनी का बात हो रहा है, तो जिस देश का है उस देश का टेरिटरी मेरा नहीं है। तो बोलोगे दीदी क्या फ़ायदा है इस टेरिटरी वगैरह का क्लासिफिकेशन पढ़ के? सब समझ में आएगा, जस्ट मुझे आगे बढ़ने दो। आज ये जो लेक्चर है उसके जस्ट 2 लेक्चर्स का और वेट करो, तुमको सब समझ में आएगा ये क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक और जोग्राफिक वगैरह टेरिटरी का क्यों ज़रूरी था, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप को लेकर बातचीत करेंगे।